हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं गॉस लॉ। देखिए, गॉस लॉ समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे कोई आपका ये सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये इसके एक नॉर्मल वेक्टर दिया है, जैसे हम ये इसका एरिया वेक्टर दिया है ds, ठीक है, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों में एंगल ले लेते हैं थीटा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका, किसी भी सरफेस एरिया को, क्लोज सरफेस को, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द नॉर्मल पास होंगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर सिंपल बात करें, बिल्कुल सिंपली बात करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया कि किसी क्लोज सरफेस एरिया को कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, और कैसे क्रॉस करना है उन्हें, अलोंग द नॉर्मल। तो इसको यूजुअली आप फाई से डिनोट करते हैं, और फाई होता है E डॉट ds। तो E यहां पर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds यहां पर होगा एरिया वेक्टर, जिस भी क्लोज एरिया को आप ले रहे हैं। तो फाई इक्वल्स टू E डॉट ds। एक्सक्यूज मी, जैसे हमने यहां ये एरिया लिया है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। ध्यान रखिए, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये हमेशा कोई भी सरफेस होगा उसके नॉर्मल होगा, राइट। मान लिया स्फेयर होगा, तो उसके सेंटर से आएगा एरिया वेक्टर ये, ठीक है। इस तरीके से कोई, मान लिए आपका रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। ये ds हमने लिया है, यानी कि पहले स्मॉल एरिया वेक्टर लिया हमने, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, तो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होगा। तो अगर आप इसको फ्लक्स को खोलते हैं, तो ये आएगा E ds cos थीटा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ds के अलोंग, देखिए इसके अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा, मान लीजिए आपका E हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया ds। तो इसके अलोंग इसका जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कंपोनेंट कितना होगा, E cos थीटा। और यही हमने कहा कि फ्लक्स में आपका क्या ध्यान रखना है आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही है क्लोज सरफेस एरिया को, और कैसे कर रही है, अलोंग दी नॉर्मल। यानी कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा नॉर्मल होता है उस सरफेस के, तो उसके अलोंग जितनी भी आपकी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो उसी की मेजरमेंट हम लोगों को देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ एक सिंपल सा चीज बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कि कोई भी, मान लीजिए आपका ये क्लोज सरफेस दिया हुआ है, तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये इसमें चार्ज एनक्लोज है Q, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी कि फ्लक्स की बात करें फाई, टोटल फ्लक्स इस सरफेस एरिया के थ्रू जितना होगा वो किसके इक्वल होगा, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये गॉस थ्योरम है आपकी, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि कोई भी आपने क्लोज सरफेस एरिया लिया, तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप, ठीक है, मेजर करेंगे, तो वो कैसे मेजर करेंगे, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उस क्लोज सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है,
और इसमें जो चार्ज है वो चार्ज है Q। ठीक है, तो अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स इस चार्ज के कारण होगा, चार्ज क्या क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसका फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, Q, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, मान लीजिए क्यूब के ना सेंटर पे रखा हुआ है। और अगर एक सरफेस से कहें तो ये हो गया फाई टोटल। ठीक है, और अगर फाई सरफेस निकालना हो यानी कि एक सरफेस से, तो कितना होगा। अब देखिए कितने क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। तो क्योंकि ये इसके सेंटर पे रखा है तो फील्ड लाइंस सब जगह से बराबर जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स का यानी कि फाई टोटल का कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। तो फाई सरफेस कितना आ गया आपका, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ये आपका गॉस लॉ बताता है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालना है और आपको चार्ज एनक्लोज पता है तो गॉस लॉ लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, टोटल फ्लक्स बता सकते हैं। यही आपका गॉस लॉ था। अब इससे हम लोग एक काम करते हैं, गॉस लॉ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और किसकी मदद से, कूलॉम्स लॉ की मदद से। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, verification of Gauss law using Coulomb's law। ठीक है, Coulomb's law यूज करके हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या करना है आपने, मान लीजिए आपके पास जैसे ये प्लस Q चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपने इस पॉइंट पर, ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम को जब भी आप अप्लाई करते हैं आप हमेशा क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। तो इस गॉसियन सरफेस से हम लोग कितना फ्लक्स इसके कारण है वो निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर एरिया ले लिया, ये छोटा सरफेस ले लिया, इसका एरिया वेक्टर अलोंग द रेडियस ही होगा ds। और क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका इसी तरफ आएगा, प्लस चार्ज से हमेशा अवे होता है फील्ड। तो फाई इक्वल्स टू आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, E डॉट ds। मैंने इंटीग्रेट इसलिए कर लिया ताकि पूरे सरफेस के लिए आ जाए। सर्कुलर का मतलब है ये सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री। तो फाई कितना हो गया, EDS। ठीक है, EDS cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो गया। तो ये आपका फाई कितना आ गया, EDS आ गया। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सर्कुलर साइन ये बता रहे हैं क्लोज रखना है इसको। ठीक है, तो अब फाई इक्वल्स टू कितना हो गया, E तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा E, क्योंकि सब ये r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन किसका आएगा, ds का। तो इस ये पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, 4πr²। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू हमारा हो गया 4πr², राइट। E की वैल्यू भी डाल देते हैं, ये हो गया 1/4πε0। ठीक है, कैपिटल Q अपॉन r², ये E की वैल्यू हो गई यहाँ पर, और ds आ गया 4πr²। ठीक है, r² से r² कैंसिल। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल। तो फाई कितना बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितना चार्ज एनक्लोज था इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस था इसके अंदर कितना चार्ज था, इसके अंदर चार्ज था Q। ठीक है, तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हो गई वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आप चाहें तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कूलॉम्स लॉ ड्राइव करना हो, ठीक है, आप इसको कूलॉम्स लॉ ड्राइव करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये प्लस Q1 चार्ज दिया है। ठीक है, और ये एक प्लस Q2 चार्ज है r डिस्टेंस पर, राइट। तो अब आप कूलॉम्स लॉ को ड्राइव करना चाहते हैं,
तो आपने क्या किया, पहले एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अब हम कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव कर रहे हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये गॉसियन सरफेस बना लिया, स्फेरिकल बना, ठीक है। अब देखिए जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई को आप क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पर अभी हमने पीछे बताया एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो फाई कितना हो गया यहाँ पे, ई डी एस, ठीक है। और क्यू एनक्लोज कितना अंदर है इसके, यहाँ पर Q1, ठीक है, जो इसने एनक्लोज किया है, ठीक है। ये जो एनक्लोज किया है इसने, आपने ये कितना किया हुआ है, Q1 एनक्लोज किया हुआ है, तो ये Q1 आ गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा E है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये E हम निकालेंगे इससे। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर इंटीग्रेशन लगा देता हूँ क्योंकि क्लोज सरफेस होना चाहिए, Q1 एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन ds का कितना आ गया, ये पूरा सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया, तो ये कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे चला गया, और Q1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है, तो Q2 चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो F कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर, ये यहाँ से हमने E की वैल्यू यहाँ रख दी, इनटू Q2, और ये आपका क्या था, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को इस्तेमाल करके आप गॉस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, गॉस लॉ को यूज करके कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ अपने डेरिवेशंस हैं जहां पर हम कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स लेंगे और उनसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, और ये कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। तो एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर लिया हमने जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्यों, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक कंडक्टर लिया ऐसे, और मान लीजिए कि ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर के बाहर से ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इस तरीके से ये हमने मान लिया इस फील्ड को E नॉट, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जब ये कंडक्टर के अंदर से लाइंस जाएंगी तो ये कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में ले जाएंगी, ठीक है, और नेगेटिव को अपने अपोजिट, ठीक है, जिससे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के सेपरेशन से जनरेट होगा। अब देखिए यहां पर E नॉट फील्ड इधर जा रहा है तो ये चार्ज को इधर लेके जा रहा है, पॉजिटिव को इधर, नेगेटिव को इधर, और ये वाला जो फील्ड है ये फील्ड इन चार्जेस के सेपरेशन के कारण हो रहा है, जो इधर इकट्ठे हुए कंडक्टर में और इधर इकट्ठे हो गए। अब ये चार्ज धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज ये बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ये आएगा कि E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट के हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, जिससे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको गॉस लॉ से भी देख सकते हैं।
तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा कि फाई इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई हो गया ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर ई तो जीरो हो जाएगा कंडक्टर में, इसमें कंडक्टर में, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हुआ, जीरो। तो जीरो यानी कि क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इनक्लोज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रुकता है। चार्ज कैन नेवर reside inside the conductor। ठीक है, it always appear outside the conductor। ठीक है, देखिए चार्ज कभी भी, जैसे क्यू इनक्लोज जीरो आ गया यानी कि कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं रुकेगा। चार्ज कैन नेवर रिजाइड इनसाइड द कंडक्टर, इट ऑलवेज अपीयर्स, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर। तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के कहाँ आ जाएगा, अगर आप इसको चार्ज देंगे कंडक्टर को तो चार्ज बाहर आ जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। इनर यानी कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कभी नहीं रुकेगा। अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज का इंजेक्शन लगाया तो वो सारा बाहर दिखाई देगा, अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। होलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, और इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर बना लेते हैं। तो जैसे आपका ये हो गया होलो कंडक्टिंग स्फीयर और इस पर चार्ज दिया है Q और इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। अब आपको इस सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, गॉस थ्योरम लगानी है। तो आप सबसे पहले लगाइए ताकि ये चार्ज या चार्ज एनक्लोज, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम लगानी है। तो हम यहाँ पहले क्या लेंगे, एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं जो इस वाली लाइन के अलोंग ही आएगा। अब ये प्लस चार्ज है तो इससे भी जो फील्ड जाएगा, ठीक है, वो ऐसे ही जाएगा इस तरीके से आउटर, ठीक है, यूं जाएगा, राइट। तो इसलिए फील्ड भी इधर की तरफ ही होगा आपका। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आपका क्या होगा, इस तरफ ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप देखिए सबसे पहले जो हमने कंडीशन ली है R ग्रेटर देन कैपिटल R लिया है, यानी कि आउटसाइड, राइट। तो फ्लक्स लिखे हम इसका EDS, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना हो गया 0 डिग्री, EDS तो EDS कॉस थीटा कॉस 0 हो गया। इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं और कितना चार्ज इनक्लोज है इस सरफेस के अंदर, कैपिटल Q चार्ज, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे इसको Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो E हो गया 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, Q एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे ले गए इसको डिनोमिनेटर में, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। ये आउटसाइड आ गया आपका। आउटसाइड इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग जो होलो स्फीयर है इसके कारण कितना फील्ड होगा, इतना फील्ड होगा। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं क्या पता लग रहा है, अगर यहाँ ये इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा होता और फिर आप यहीं पर
आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो कितना आता, वो भी आता E इक्वल्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सारा चार्ज इस होलो स्फीयर का कहाँ आ गया है, सेंटर पे आ गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रख दिया, और हम इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जब आप होलो स्फीयर के कारण उससे बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आप होलो स्फीयर के सारे चार्ज को कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जैसे ये सारा चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आया है यहाँ पे, आर स्क्वायर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये तो आउटसाइड हो गया। अब इनसाइड देखते हैं हम लोग, इनसाइड कैसे होगा। तो इनसाइड के लिए हम लोग अब स्मॉल आर को लेस देन लेंगे कैपिटल आर, तो इनसाइड, ठीक है, होलो स्फीयर। तो देखिए इनसाइड की जब हम बात करेंगे होलो स्फीयर में जिसपे Q चार्ज है, इसका रेडियस R है, तो ये तो कंडक्टर है। अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो E इनसाइड कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि आपका ये होलो स्फीयर है और यानी कि कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, अभी हमने ऊपर बताया। तो Q इनसाइड इसके मतलब E इनसाइड इसके अंदर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं E वर्सेस R का ग्राफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये हमने R लिया, ठीक है। तो देखिए जब तक पॉइंट ये स्मॉल r, ये हम ले लेते हैं पॉइंट r इक्वल्स टू r, जब तक r लेस देन कैपिटल R है कितना है, 0, ठीक है। और जैसे ही ये आपका r ग्रेटर देन R हुआ तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के, जैसे जैसे R बढ़ेगा E घटेगा, ठीक है। जब R 0 होगा यानी कि इसको टच करेगा ये, तो E इंफिनिटी होगा, तो यानी कि इंफिनिटी पे इसको टच करेगा, राइट। तो ये आपका ग्राफ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, यानी कि इनसाइड, ये आपका क्या हो गया, इनसाइड। और ये क्या हो गया, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये क्या हो गया, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है और इनसाइड में 0 है, ठीक है। तो इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा, ये आपके काफी काम आएगा एग्जाम में, राइट। अब हम लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, लेकिन सॉलिड स्फीयर लेंगे अब हम। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हम लोग लेंगे। अब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, ये किससे बना है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, नॉन कंडक्टिंग से, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से है, सॉलिड है, होलो नहीं है अब, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वही केस लेते हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड। तो ये बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे होलो स्फीयर का आया था आउटसाइड में। तो हमने ये आपका स्फीयर ले लिया Q चार्ज का, इसका रेडियस कैपिटल R है, राइट, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट है P, ठीक है। तो सेम वही करेंगे जैसे हमने, ठीक है, होलो स्फीयर में किया था। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आपने बना दिया। अब आप एक स्मॉल एरिया लेंगे जिसका एरिया वेक्टर हो गया ds, ठीक है। फिर आप
देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी बाहर की तरफ आएगा, तो इन दोनों में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया, कितना हो गया, ईडीएस। ईडीएस कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री, ये फ्लक्स हो गया। और कितना चार्ज इनक्लोज किया इस गॉसियन सरफेस ने, क्यू। तो गॉसियन सरफेस हमेशा ध्यान रखिए, गॉसियन सरफेस बनाना, वरना गॉस लॉ लगेगा ही नहीं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं गॉसियन सरफेस के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब आप फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये गॉसियन सरफेस एरिया कितना हो गया, जो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई कितना आ गया यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है। तो ये फिर वैसे ही हो गया जैसे इसका सारा चार्ज आ गया, और ये हमने आर डिस्टेंस पर एक फील्ड पॉइंट पी है जिस पे फील्ड निकाला, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि जब आप आउटसाइड दिस सॉलिड स्फेयर निकालते हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्फेयर के सारे चार्ज को कहाँ आप कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट, सेंटर पे कर सकते हैं, जैसे सेंटर पे आ गया वो सारा चार्ज, ठीक है। और यहाँ भी आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटसाइड के लिए। अब बात करें इनसाइड के लिए। अब इनसाइड के लिए इसमें हमें, ठीक है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इनसाइड के लिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ज्यादा नीचे चला गया। तो अब इनसाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड के लिए देखते हैं। तो हम दोबारा से स्क्वायर लेंगे, यानी कि अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये इनसाइड हो गया आपका। तो आपने क्या किया, ये मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इस बार, थोड़ा ज्यादा वो बन गया, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए आपने जैसे अब ये स्फेयर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सिमेट्रिकल ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम आप ये पूरा, ठीक है, प्रॉपर शेप होती है, तो यहाँ पे थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है। तो आपने जैसे यहाँ पर, अब आपने क्या किया, इसका रेडियस जो ले लिया, वो रेडियस इसका ये सेंटर है, और ये रेडियस है कैपिटल आर, और यहां से एक पॉइंट है पी, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। यहां पर आपने फील्ड निकालना है। अब ये तो देखिए सॉलिड स्फीयर है, मटेरियल है अंदर, तो चार्ज भी होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस पी को इनक्लोज करते हुए बना दीजिए, ठीक। ये क्या हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, यहां पर ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां से भी एरिया वेक्टर ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर भी जो चार्ज है उससे भी अवे आएगा। तो थीटा दोनों में 0 हो गया, तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, ई, ठीक है, cos 0 1, और क्यू एनक्लोज, अभी हम क्यू एनक्लोज को कैपिटल क्यू नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल क्यू इसका चार्ज है। अब इस पे कितना चार्ज है, चलिए वो हम इसको अभी क्यू एनक्लोज ही लिख, ठीक है। तो ये हमें निकालना है कि इतना, ये आपका वॉल्यूम कितना चार्ज क्लोज करेगा, राइट, बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप जैसे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएस को, ठीक है, जैसे ऊपर भी, तो क्यू डिवाइड एनक्लोज्ड
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 4 पाई r, तो q क्लोज एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें बस q एनक्लोज की वैल्यू रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अंदर। तो q एनक्लोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने इसके टोटल चार्ज को इसके पूरे सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दी, जिससे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, इस गॉसियन सरफेस वाला जो पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना है, बस उस वॉल्यूम से चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया Q अपॉन 4/3 क्यूब। ये डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जितना चार्ज है, और कितना वॉल्यूम है इस गॉसियन सरफेस का, इसका है 4/3 स्मॉल r क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, Q एनक्लोज बचा आपका कैपिटल Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हमने Q एनक्लोज ये ऐसे निकाला था। तो अब देखिए E इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, Q r क्यूब अपॉन r क्यूब। r स्क्वायर से ये है कैंसिल, एक r बचा है यहाँ पर। तो अब E कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर छूट गया, एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पूरा बन गया। और ये बना Q अपॉन R क्यूब इंटू R, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो आप देख सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है यहाँ, स्मॉल r के, क्योंकि ये स्मॉल r वेरी कर सकता है, बाकी ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हो गया आपका इनसाइड में, राइट। अब इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने पहले ऊपर उसमें किया था, सेम तरीके से इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये हम E वर्सेस R का बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, ठीक है। ये कब था, जब R लेस देन कैपिटल R था। और ये जैसे कैपिटल R से बड़ा हो जाता है, तो ये फिर उसके बाद क्या हो गया था, ये हो गया आपका, फिर जैसे हमने कंडक्टिंग स्फीयर वाले में बनाया था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा E घटेगा, ठीक है। तो ये R ग्रेटर देन R का हो गया, तो ये इसका हो गया, और ये पॉइंट हो गया R इक्वल्स टू R वाला, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो है R में ये ग्राफ आ गया। तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ग्राफ भी ध्यान रखिए बनाने, आपको बनाना होगा अकॉर्डिंग टू द वेटेज, राइट। तो सिंपल है बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अगर हमें लाइन चार्ज दिया हो, ठीक है, अगर हमें लाइन चार्ज दिया हो तो कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण हम लोगों को निकालना है टू लाइन चार्ज। और इसमें हम
अब इसके कारण हमें फील्ड निकालना है। फील्ड कहाँ निकालना है हमें? ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमें इसे निकालना है तो हमें पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बनाते हैं, हम इसको करते हैं सिलेंडर, जिसका रेडियस आर के बराबर होगा, ये हमें, ठीक है, इसको, ठीक है, एक सिलेंडर में इंक्लोज कर दिया और इस सिलेंडर का लेंथ हमने मान लिया एल। इसका डीएस मान देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के एरिया हैं हमारे पास सरफेस एरिया। एक तो ये कर्व सरफेस एरिया जिससे सिलेंड्रिकल उसमें घूम रहा है ये पूरा, और ये बेस लेड, ये जो इसके ढक्कन है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, तो इसको हम ले लेते हैं ds2, ठीक है। इसका लेड के थ्रू और इस कर्व सरफेस के एरिया के थ्रू भी निकालना है हमें फ्लक्स। तो एक गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर बना लिया जिसमें हमने लाइन चार्ज को इनक्लोज कर दिया। देखिए इससे जो फील्ड होगा, यानी कि फील्ड लाइंस होंगी जो इससे, वो फील्ड लाइंस इससे अवे होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहाँ पर फील्ड ऐसे अवे हो गया। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो E डॉट ds2 क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। E ds2 cos 90 0, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स 0 और इसके थ्रू भी फ्लक्स 0, ठीक है। तो दो सरफेस एरिया के थ्रू तो 0 हो गया। अब बचाइए कर्व सरफेस एरिया। अब इन दोनों में एंगल आपका कितना है? 0 डिग्री है। तो हम जब गॉस लगाएंगे तो खाली E ds2 का फ्लक्स, क्योंकि उनका 0, तो Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है और इसकी लेंथ देगा, तो चार्ज अपॉन लेंथ करके भी लैम्डा निकाल लेंगे, सीधा लैम्डा देगा आपको, ठीक है। तो ये हमें जो लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दिया है। तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है? ये एल लेंथ के बराबर। तो क्यू इनक्लोज कितना हो गया फिर हमारा? ये आपका जो क्यू इनक्लोज है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, यानी कि इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है? जितनी सिलेंडर की लेंथ है उतना लाइन चार्ज आ रहा है, तो ये एल लेंथ आ रहा है। एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्डा, तो एल यूनिट का कितना हो गया? लैम्डा एल। दूसरा ds1 कितना? अब ds1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो गया एल, और ये आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया? आर के। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो ग्राफ ऐसे आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो जितना आर बढ़ेगा उतना ये घटेगा, जब आर घटेगा तो ये बढ़ेगा। देखो आर यहाँ कम है तो ये ज्यादा है, ठीक है, और ये दोनों इसके पैरेलल होंगे, ई और ये ग्राफ का ब्रांच पैरेलल होगा, यहाँ आर और ग्राफ का ब्रांच पैरेलल होगा, ठीक है। ये इनका ग्राफ हो गया आपका, तो है आसान बिल्कुल। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, ठीक है, चार्ज शीट के कारण आपका निकालना। तो चार्ज शीट के कारण देखते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज्ड शीट। तो देखिए, मान लीजिए आपको एक ये चार्ज शीट दी हुई है, इसमें मान लीजिए प्लस चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकाल चार्ज सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया हुआ है सिग्मा, ठीक है। तो अब देखिए, ये पॉइंट जितना दूर इससे यहाँ है, इसके इधर भी एक पॉइंट ऐसे ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक सिलेंडर, ऐसा लेटा हुआ सिलेंडर बना लेते हैं आर पार, इस तरीके से, ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पे फ्रंट में। तो मान लीजिए एक पेज में से आपने एक सिलेंडर को आर पार कर दिया है, ठीक है, और पेज का जो मटेरियल होता है बेसिकली बीच का, वो चार्ज है पूरा मटेरियल ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर भी फिर आपके कितने सरफेस एरिया हो गए, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और ये आप देखिए यहाँ पर इस सिलेंडर जब ये इससे पास होगा तो ये बेसिकली इसका पूरी चार्ज शीट का इतना सरफेस एरिया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इसका एरिया लेते हैं ds1, तो इसका भी कितना होगा ds1, ठीक है, ये भी ds1 और ये हम मान लेते हैं ds2। तो इनका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, ds2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके कारण यहां पर ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कर्व सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, E डॉट ds2 0। क्यों, बिकॉज क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्या हो गया, एक तो E इधर भी E होगा, राइट, और इधर भी E होगा, ठीक है। तो ds1 इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो एक सरफेस इससे यहाँ पर 0 डिग्री है और इस वाले से EDS1, क्योंकि फील्ड लाइंस इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो गया 2EDS1, ठीक है। कितना सिलेंडर के जितना ये लिड का एरिया है, इतना पार्ट ये इस शीट में से जा रहा है, तो इतना ही चार्ज इसके अंदर आया। तो ये एरिया है ds1, तो पर यूनिट एरिया चार्ज कितना है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ds1 से। तो जितना इसका एरिया है, अगर इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये एनक्लोज कर रहा है, वो आ जाएगा। अब गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो 2EDS1 क्यू एनक्लोज कितना हो गया, तो E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज शीट के कारण कितना रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आर पे डिपेंड
नहीं करता है। जैसे हमने बाकी सब तीनों ऊपर जो हमने डेरिवेशन किए उन सब पे आर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेरिवेशन जो है, आपका जो अगला डेरिवेशन है, तो उसमें देखिए क्या है, उसमें अब हम लोग लेंगे कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर लेंगे। इलेक्ट्रिक देखिए कंडक्टर बेसिकली कैसे बनेगा, कंडक्टर दो चार्ज शीट से बनेगा। ठीक है, ये जैसे एक चार्ज शीट ये है, एक चार्ज ये है, राइट, कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर जो आपका है यू। ठीक है, तो हमने इसको दो चार्ज शीट का मान लिया, क्योंकि चार्ज शीट का भी डेरिवेशन हमने किया भी है। तो कंडक्टर इसे बड़े इजीली आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको, एक तो तरीका ये है, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो सिंपल चार्ज शीट से कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पर मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, फिर यहाँ पर ईपी कितना आ गया, नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम यहां पर भी होगा। ठीक है, यार डिस्टेंस पे ले लिया, और ये भी देखो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसके कारण इधर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज शीट के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इतना होता है। अब इनसाइड की बात करें, वैसे तो कंडक्टर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होगा ही नहीं, लेकिन देखते हैं, प्रूव करते हैं। इसके कारण इधर कितना आ गया, इसके कारण कितना आ गया, इसके कारण इधर इससे भी आगे जाएगा, कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, जीरो, और बाहर कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप चार्ज शीट वाले उससे एप्लीकेशन से इसको यूज करके, ठीक है, निकाल लें। और एक है कि चलिए हम जैसे हमने बाकी डेरिवेशन किए ऐसे करते हैं इसको, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान है। जैसे हमने गॉस में किया था, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंडक्टर हमने ले लिया, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा फिगर ठीक कर लेते हैं।
चलिए कोई नहीं। देखिए अब यहाँ पर जैसे वाली जो बैक साइड वाली होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से r डिस्टेंस पे फिर एक सिलेंडर बनाएंगे। अब इस सिलेंडर का एक पार्ट इसमें अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर, और एक बाहर रहेगा। चाहे आप इधर से बनाइए चाहे इधर से। तो जैसे शीट के आर पार गया था, शीट के आर पार जाएगा, लेकिन इधर दूसरी शीट है, तो ये एक पार्ट अंदर रहेगा, एक पार्ट बाहर रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो अंदर 0, तो इससे भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा इसके थ्रू, ठीक है। अब बात करें, इसका एरिया वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ, और फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, राइट। इसके साथ कितना एंगल, ES2 एरिया वेक्टर, ये फील्ड के साथ है, इन दोनों में तो जीरो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका भी सिग्मा ही दिया है, और इसका फ्लक्स भी 0, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स बचा केवल इससे, ये इससे बचा, तो कितना बचा, EDS2 cos 0 डिग्री, ठीक है। चार्ज कितना इनक्लोज हुआ, देखो जितना चार्ज हो, तो सिग्मा, ठीक है, जितना ये सरफेस एरिया उतना ये, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो DS2 से DS2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर, वही हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे कैपेसिटर में भी आपका इस्तेमाल होगा यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गॉस थ्योरम खत्म हुआ। गॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो इसको आप ठीक से तैयार करें, हर डेरिवेशन को, हर एक स्टेप को ध्यान से समझें, ठीक है। बाकी नोट्स में हमने पूरा थ्योरी दिया हुआ है, उसको ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। इजी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हैं, ठीक, थैंक्स।